कैसे हैं भाई आप लोग? हम्म। चलिए, दिलीप कैसे हैं आप? और बीरेंद्र चौहान कैसे हैं ये बताइए। अब तक जितने भी 5 सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, एक एक चीज की क्लियरिटी हमने की है। इसमें अगर कहीं कोई उलझन है, कहीं कोई समस्या है, तो आप मुझे बताइएगा। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ज्योग्राफिकल थॉट है, ये काफी इंटेंसिव स्टडीज की मैं कराऊंगा आप लोगों को, ताकि एक भी कहीं का भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये नोट्स आप लोगों का बन रहा है। अभी तक डार्क एज के बारे में हमने आज आज तक आपको बताया है। फिर से मैं थोड़ा सा दोहरा दूंगा, लेकिन सिस्टमेटिक नोट्स बनाते चले जाइएगा। ठीक है? कहीं कोई अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके पास नंबर भी है मेरा। हम्म। ठीक है? किसी को भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मुझे बताइएगा। सिस्टमेटिक होगा, हाँ। थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन मेरा मानना है कि आपका एक एक जो सिलेबस का एक एक चीज है, उन सब पे मैं क्लास लूं। और बहुत सारे लोग हैं जो सेकेंड पेपर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, तो आप मुझे बताइएगा जब पूरा क्लास आपका हो जाएगा कि कहीं प्रॉब्लम अगर आ रही होगी, कहीं भी किसी भी टॉपिक पे कहीं कोई कंसेप्शन क्लियरिटी बच रही होगी, तो आप मुझे बताइएगा। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा लंबा समय मैं लेता जरूर हूँ, लेकिन जब आपका सिलेबस यूनिट वाइज करके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इवन ज्योग्राफिकल टेक्निक्स तक, कार्टोग्राफी भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो अभी ज्योग्राफिकल थॉट हो रहा है, उसके बाद मैं कल्चरल ज्योग्राफी पे आऊंगा। अगर आप लोग कहेंगे तो ज्योग्राफिकल टेक्निक्स पे भी मैं आ सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जैसे जैसे सेक्शन है वैसे वैसे चलने दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में जाएंगे तो बहुत चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन आप समझेंगे ना, वो ह्यूमन ज्योग्राफी के भी सेक्शंस को वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, जैसे डाटा इंटरप्रिटेशंस में, या बहुत सारा तरह का मेथड है वहाँ पे टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप समझ जाएंगे। तो इसी तरह से चलते हैं और आज हम आपको फिर से बता देते हैं। देखिए, ज्योग्राफिकल थॉट चल रहा था, ज्योग्राफिकल थॉट में, हाँ वीरेंद्र चौहान कुछ कह रहे हैं आप? हाँ। हाँ, ज्योग्राफिकल, वीरेंद्र चौहान, आप लोग एडमिशन ले चुके हैं। वो जो उड़ान बैच है उसमें बुक है, लेकिन उतना ज्यादा कॉस्ट क्यों देंगे आप लोग? मैं उस बुक का सारा अब प्रिंटेड पीडीएफ फॉर्म में ही दे रहा हूँ, वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? तो वो हार्ड कॉपी लेने से अच्छा है कि आप लोग पीडीएफ का प्रिंटिंग निकाल लीजिएगा। लेकिन वो अभी मुझे डालना है, वो शुरू हो जाएगा कल परसों से आप लोगों को। वो बहुत अच्छा है, वो नोट्स बहुत अच्छा है, मतलब प्रिंटेड है और बहुत ही अच्छा पीडीएफ फॉर्म में होगा। उसको आप जीरोक्स भी करवा सकते हैं डाउनलोड करके। तो उसको वीरेंद्र करवा लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है ना? तो अब चलते हैं हम ज्योग्राफिकल थॉट्स में कहाँ पे थे। सबसे पहले हम आपको बता दें, ज्योग्राफिकल थॉट्स का मतलब होता है भूगोल का कैसे विकास हुआ है एंशिएंट पीरियड से। तो मैंने आपको कहा था कि प्रागैतिहासिक जो प्री हिस्टोरिकल सोसाइटी था, स्टोन एज था, उन सब में ज्योग्राफी का तो विकास हुआ नहीं। कब से शुरू हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि ये शुरू हुआ है 4 सभ्यताओं, जिसमें हमने आपको बताया था 3000 बीसी से लेके अगर 60 बीसी तक आप आते हैं तो ये 4 5 सभ्यताएं आप देखेंगे, जैसे बेबीलोन, चाल्डिया, सीरिया, ये सब सभ्यता। और यूनानवासी वहीं पे भूमध्य सागर के आसपास जो भी थे, वो भी आप भूमध्य सागर में कहाँ पे, तो एजियन सागर के आसपास कहेंगे। इधर आप देखेंगे पश्चिम एशिया में जो आपका एशिया माइनर का क्षेत्र है, जैसे तुर्की, ईरान, ये इराक वाला क्षेत्र, इन सब में सभ्यताएं विकसित थी और मिस्र में थी, और कहीं दुनिया थी ही नहीं। उस समय के लोग समझते थे कि यही दुनिया है, और उन लोगों ने स्थलाकृति को देखकर, जैसे यूनानवासी स्थलाकृति को देखकर भौतिक भूगोल में आगे बढ़ गए। इसी तरह चाल्डिया बेबीलोन वाले लोग खगोल शास्त्र में आगे बढ़ गए, मिस्र वाले लोग ज्यामितीय रेखाओं के निर्माण में आगे बढ़ गए, यानी गणितीय भूगोल में योगदान उनका देने लगे। अब ये 4 सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जो अपने ज्ञान को एक दूसरे से
क्या करते थे, बांटते भी थे, यानी उनका जो ज्ञान था सुरक्षित संग्रहालय में हमें मिला, तभी हमें पता चला। तो हमने आपको भौगोलिक लेख के बारे में बताया कि हमारे स्रोत थे, तो बहुत सारी चीजों को बताया। तो यहां से सभ्यता की शुरुआत हुई। तो यूनान को हमने सबसे पहले बताया। यूनान वासी जब खत्म हो गए और पूरे साम्राज्य, यानी वो जो क्षेत्र था भूमध्य सागर का क्षेत्र और पश्चिम एशिया पे अगर रोमन साम्राज्य आ गया, तो लगभग आप देखेंगे कि 200 एडी तक, यानी 60 बीसी से अगर एक्यूरेट हम बात करें तो 200 एडी तक रोमन साम्राज्य रहा। और रोमन साम्राज्य में मैंने एस्ट्रेबो के बारे में बताया था और टॉलमी के बारे में बताया था आपको। रोमन साम्राज्य के बाद हमने आपको बताया था डार्क एज आ गया। तो डार्क एज कब से कब तक आया, ये पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। डार्क एज का मतलब था कि उस समय चर्च का बोलबाला हो गया था और मैक्सिमम जो क्षेत्र था ना रोमन साम्राज्य वाला, उसमें कुछ बर्बर जातियों का कब्जा हो गया। बर्बर जाति का मतलब था कि कुछ हबसी लोग थे, कुछ ऐसे लोग थे जो लूटपाट मचाते थे, जो अंधविश्वास में ज्यादा बिलीव करते थे, नॉलेज से उनको कोई लेना देना नहीं था। चर्च उनका विचार का एक सोच बन गया था, तो चर्च के हिसाब से वो सोचने लगे थे। समझ गया ना? तो चर्च के हिसाब से सोचने का मतलब धर्म आपसे जो कहेगा कहने के लिए उसी तरह से आप करेंगे। और डार्क एज में कुछ ज्यादा कोई स्कॉलर पैदा नहीं हुए। कुछ लोगों का नाम मैंने लिया था, वो लोगों ने भूगोल और इतिहास का विकास इसलिए किया, उसका पर्पस नॉलेज देना नहीं था, उसका पर्पस था कि हमारा जो सैन्य है, हमारा जो सुरक्षा है वो कायम रहे। तो जैसे मैंने पैसिडोनियस मेला के बारे में आपको बताया था। अब डार्क एज के बाद, जैसे अगर मैं तीसरी शताब्दी से बात करूं, यानी 200 के बाद अगर 201 भी हो जाता है, 202 भी हो जाता है, तो हम इसको 13वें तीसरी शताब्दी कहते हैं। तो तीसरी शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक अरब भूगोलवेताओं का योगदान शुरू हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये क्या चीज है, अरब भूगोलवेताओं का योगदान। ये क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। अरब भूगोलवेताओं का योगदान में बताता हूं मैं कि इसमें आपको क्या लिखना है। तो अब आइए शुरू करते हैं हम अरब भूगोलवेताएं। तो आइए, भूगोल में कंट्रीब्यूशन ऑफ अरबियन स्कॉलर इन ज्योग्राफी। तो यहां हेडिंग आपको क्या देना है, अरब भूगोलवेताओं। ठीक है, अरब भूगोलवेताओं का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ अरबियंस इन एंशियंट ज्योग्राफी। समझ गए, कंट्रीब्यूशन ऑफ अरबियन इन एंशियंट ज्योग्राफी। अब यहां से हम शुरू करते हैं अरब भूगोलवेताओं का योगदान। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि अरब भूगोलवेताओं का जो योगदान है वो कब से कब तक का है। तो याद रखिएगा, ये योगदान कब से कब तक का है। तो याद रखिएगा, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, याद रखिएगा। क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं 8वीं से 13वीं शताब्दी, क्योंकि इससे पहले डार्क एज था, आप जानते हैं। यहां पे लिख लीजिए, इससे पहले, इससे पहले क्या था, अंधकार युग था, डार्क एज था। ठीक है, अंधकार युग, आप जानते हैं अंधकार युग किसको कहते हैं। तो जब चर्च का बहुत ज्यादा, इससे पहले जो हमने क्लास ली है, डार्क एज था, याद रखिएगा। अब देखिए, हाँ, तो अब अगर मैं कहूं कि ये जो अरब वासी थे, ये थे कौन एक्चुअल में। तो याद रखिएगा, उस समय पैगंबर मोहम्मद, याद रखिएगा, ये जो पैगंबर मोहम्मद के बारे में आप जानते हैं, पैगंबर मोहम्मद,
ये इनके अनुयायी थे, पैगंबर मोहम्मद, मोहम्मद के अनुयायी। तो आप कहेंगे कि धर्म का विकास कैसे हुआ, तो इसके पीछे एक बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग धर्म को मानना शुरू कर दिए, उनके भक्त बन गए, उनके अनुयायी बन गए, और इस तरह से आप देखेंगे पैगंबर मोहम्मद के जन्म के बाद 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच जो इनके अनुयायी थे, सपोर्टर्स थे, उन लोगों ने इसका विकास किया था। समझ गए, समझ गए। अब याद रखिएगा, इन लोगों ने याद रखिएगा 762 में, याद रखिएगा 762 एडी है, 762 में इन्होंने, याद यहां पे लिख लीजिए, इन्होंने 762 में बगदाद, याद रखिएगा ये जगह, बगदाद नगर, 762 में बगदाद नगर की स्थापना की थी। और बगदाद आप जानते हैं किसका कैपिटल है, तो ये इराक नगर की स्थापना की थी, यानी बगदाद नगर की स्थापना की थी, जो एक बौद्धिक जगत का केंद्र था, जो बौद्धिक जगत का केंद्र था। अब आप कहते हैं ना कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जो स्कॉलर पैदा हुए उसके पीछे ये नगर का भी बहुत बड़ा योगदान है। अब जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर यूनिवर्सिटी नहीं है, कॉलेज नहीं है, एजुकेशन का सोर्स नहीं है, तो वहां पे याद रखिएगा बहुत सारे स्कॉलर पैदा होते ही नहीं है। तो स्कॉलर पैदा होने के पीछे भी याद रखिएगा कारण क्या होता है, तो वहां इस टाइप का कोई बौद्धिक जगत वाला क्षेत्र हो, जो बौद्धिक जगत का केंद्र था। अब यहां बहुत सारे स्कॉलर पैदा हुए। उसके बाद याद रखिएगा, बैतुल हिकमा इनका एक क्षेत्र था। जैसे आप देखिएगा, ये देख रहे हैं ना, वर्तमान में ऐसा दिखता है, पहले बैतुल हिकमा यहां ये ऐसा दिखता था। तो खलीफा एक थे हारून अल रशीद, समझे, खलीफा थे हारून अल हारून अल रशीद, खलीफा हारून अल रशीद, हारून अल रशीद, इनके संरक्षण में, याद रखिएगा, इनके संरक्षण में एक संस्थान की स्थापना की गई, एक संस्थान जिसका नाम क्या था, बैतुल हिकमा, बैतुल हिकमा, बैतुल हिकमा की स्थापना की गई, याद रखिएगा, स्थापना की गई, याद रखिएगा, बैतुल हिकमा की स्थापना की गई। अब देखिए ये करता क्या था, बैतुल हिकमा जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या करता था, ये यहाँ पे ना, ये यहाँ पे जितने भी अरब भूगोलवेता थे, यहाँ करते क्या थे, तो जितने भी सोर्स उनको मिलते थे, मान लीजिए कोई ग्रंथ मिल गया इनको, मान लीजिए कोई ग्रंथ इनको यूनानी में मिल गया, यूनान वासियों का योगदान था, यूनानी मान लीजिए कोई पुस्तक मिल गया, या फारसी कोई पुस्तक मिल गया, या फिर संस्कृत में कोई पुस्तक मिल गया, या फिर मान लीजिए कि किसी भी भाषा में कोई अगर सोर्स मिला है, तो इसको ये लोग क्या करते थे, अरबी भाषा में अनुवाद कर देते थे, ये अरबी भाषा में अनुवाद कर देते थे, याद रखिएगा, अनुवाद। तो इन लोगों ने क्या किया कि विश्व में जितने भी ऐसे नॉलेज थे, किताब थे,
यहाँ बैतुल हिकमा में बैठ के ये सारे स्कॉलर क्या करते थे, उसको अरबी भाषा में अनुवाद कर देते थे। इसका मतलब अपने नॉलेज में ले आते थे ये, कि ये दुनिया में ऐसा हो रहा है। अब सपोज कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ठीक है, हारून अल रशीद एक स्कॉलर थे, बहुत बड़ा स्कॉलर थे, इन लोगों ने इन्होंने बैतुल हिकमा की स्थापना की थी। याद रखिएगा, क्या किया था? तो बैतुल हिकमा की स्थापना की थी। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसा भी पूछा जाता है कि अगर अरब भूगोलवेता बहुत बढ़ चढ़कर नॉलेज में आगे बढ़ रहे थे, तो उसके पीछे कारण क्या था? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ लिख सकते हैं, अरब जगत में भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि का कारण क्या था? अरब जगत में भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि का कारण, भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि का कारण, ज्ञान की वृद्धि का कारण, वृद्धि का कारण, ये कारण क्या था? अरब जगत में भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि क्यों हुई? तो याद रखिएगा, ये लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट्स थे। एक्सट्रोवर्ट लोग का मतलब होता है कि ये लोग बहुत खुले विचार के थे। याद रखिएगा, इनका पहला ये कारण देख सकता है, इनका खुला विचार, खुला विचार था, तथा जिज्ञासु प्रवृत्ति थी इनकी। जिज्ञासु प्रवृत्ति थी, याद रखिएगा। यानी किसी भी चीज को जानने की कोशिश करना इनका बहुत मकसद हुआ था। दूसरा, इनमें भाईचारा का विकास हुआ था, यानी इस्लामी आ, इसको एक तरह से कह सकते हैं, आ, भाईचारा कह सकते हैं, भाईचारा यानी एक दूसरे में सहयोग की भावना, एक तरह से कह सकते हैं, इनमें सहयोग की भावना का विकास हुआ था। दूसरा, याद रखिएगा, कहा जाता है इनमें व्यापार और वाणिज्य के प्रति बहुत ही ज्यादा रुझान था। व्यापार तथा वाणिज्य के प्रति, ये व्यापार करना चाहते थे, वाणिज्य के प्रति अत्यधिक जागरूकता थी। याद रखिएगा, अत्यधिक जागरूक थे, अत्यधिक जागरूकता, बहुत ज्यादा जागरूक थे। दूसरा, ये लोग ना बहुत साहसिक यात्राएं करना चाहते थे। जैसे ये लोग चाहते थे कि सामुद्रिक साहसिक यात्रा हो, यानी बहुत सारे ऐसे सामूहिक, सॉरी, सामुद्रिक साहसिक यात्राएं करना चाहते थे, साहसिक यात्राएं करना, यात्राएं करना चाहते थे। तो आप देखते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं, जैसे इब्न बतूता, अल बरूनी, अल मसूदी, इन सब के बारे में आप देखेंगे तो देखेंगे ये लोग कई हजार मील पैदल चल देते थे। यानी अपनी पूरी जिंदगी ही आप देखेंगे साहसिक यात्राओं में गुजार देते थे। तो ये सब इनका बहुत कारण था, ताकि इन लोगों ने अपना ज्ञान में वृद्धि किया। इसके साथ साथ आपने धार्मिक यात्राओं के लिए भी बहुत इधर से उधर जाते थे, धार्मिक यात्राएं अत्यधिक करते थे। हाँ, धार्मिक यात्राओं का इनका चलन था, तो याद रखिएगा। तो तीर्थ यात्रा खूब करते थे, ये सब इनका कारण था। तो याद रखिएगा, अरब जगत में भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि क्यों हुई, इसका कारण ये सब हम बता सकते हैं। अब आइए हम सिस्टमेटिक चलते हैं, सिस्टमेटिक चलते हैं। अरब भूगोलवेता में स्कॉलर कौन कौन है उसको जरा देखते हैं। स्कॉलर में आते हैं। हम्म हम्म अब आइए, सबसे पहला जो स्कॉलर है इसको देखते हैं। अब देखिए, ये जो स्कॉलर है इनका नाम है इब्न हाकल। इब्न हाकल में आइए।
ठीक है, इब्न हाकल। इब्न हॉकल। अब देखिए, इब्न हॉकल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इब्न हॉकल। ठीक है, अब देखिए, अब पहला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका असली नाम क्या था, हालांकि ये ज्योग्राफी में नहीं पूछा जाता है, कभी कभी आप देखेंगे हिस्ट्री में पूछ दिया जा रहा है। असली नाम था मोहम्मद अब्दुल कासिम। इसका असली नाम था मोहम्मद अब्दुल कासिम। याद रखिएगा क्या था, तो अब्दुल कासिम। ठीक है, इसका इसका जो नाम था। दूसरा, कहाँ का निवासी था, तो निवासी था बगदाद का, बगदाद नगर, बगदाद का निवासी था, याद रखिएगा। और इसके बारे में कहा जाता है पैदल ही विश्व के अनेक देशों की यात्राएं की थी। लिख लीजिए, विश्व के अनेक देशों की या अनेक देशों की यात्राएं की थी, देशों की यात्राएं की। अब देखिए, जैसे हम्म, अब देखिए, जैसे कुरान में कहा जाता है कुछ जगह जाना आपको अनिवार्य है, जैसे आप कहेंगे कि मक्का मदीना, या उस समय अगर हम 8वीं से 13वीं शताब्दी की बात करें, तो उस समय कुछ जगह ऐसे थे जहां कहा जाता था कि मुस्लिम तीर्थ यात्रा करते थे, और तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा माना जाता था। इसलिए कुछ कुरान में कहा जाता है कि धर्म में परिक्रमा पथ में कुछ देश शामिल थे, कुछ क्षेत्र शामिल थे। तो इसीलिए बहुत जो स्कॉलर हुआ करते थे वो तीर्थ यात्रा करते थे। तो विश्व के अनेक देशों की यात्राएं की, और खासकर जो कुरान में परिक्रमा पथ में शामिल था, परिक्रमा पथ में शामिल था। अब आप कहेंगे सर परिक्रमा पथ क्या होता है, कहेंगे ना, परिक्रमा पथ में शामिल था। परिक्रमा पथ का मतलब था कि आप यहां यहां इस स्थान को अगर घूमकर वापस अपने देश में चले आते हैं, तो आप मतलब एक तरह से पूरी तीर्थ यात्रा संपन्न करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो प्रसिद्ध हमारे धार्मिक स्थल हैं, जैसे आप कहते हैं केदारनाथ चले गए, बद्रीनाथ चले गए, तो जो पंच धाम है की यात्रा हिंदुओं में कहा जाता है कि उसकी यात्राएं कर ले, उसी तरह से कुरान में भी एक परिक्रमा पथ में कुछ जगहों को शामिल किया गया था, वहां ये खुलकर यात्राएं करते थे। अब देखिएगा, इनकी जो यात्रा की शुरुआत हुई थी, इससे इनके एज का कुछ पता नहीं है कि एक्यूरेट डेट क्या है। तो इनका जो पहली यात्रा शुरू हुई थी, पहली यात्रा, याद रखिएगा, इनकी जो पहली यात्रा शुरू हुई थी, ये 943 ईस्वी में शुरू हुई थी। प्रथम विश्व यात्रा, यानी विश्व की यात्रा जो शुरू हुई थी, ये सबसे पहले शुरू हुई थी। हाँ। अब देखिए, इनका एक पुस्तक था जो आपसे बार बार क्वेश्चन किया जाता है। कौन सा पुस्तक था, तो ये पुस्तक कई बार आपसे पूछा जाता है। पुस्तक कौन सा, बुक कौन सा था, तो लिख लीजिएगा, ये बुक था, हाँ, ए बुक ऑफ ए बुक ऑफ रूट्स एंड
रिल्म्स, REALMS। इसको कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। ए बुक ऑफ, हिंदी में भी ए बुक ऑफ रूट एंड रिल्म्स, रूट एंड रिल्म्स। ठीक है, ए बुक ऑफ रूट एंड रिल्म्स, याद रखिएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ये पेट क्वेश्चन है, हमेशा आता है कि ए बुक ऑफ रूट एंड रिल्म्स ये क्या है। अब इसमें याद रखिएगा, जो प्रस्तावना, जैसे आप राजनीति विज्ञान या पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, जैसे हमारे संविधान का प्रस्तावना, तो उस प्रस्तावना में याद रखिए, प्रस्तावना में इन्होंने लिखा था, ये पूछा जाता है, मैंने पृथ्वी का वर्णन लंबाई और चौड़ाई में किया है। मैंने पृथ्वी का मैंने पृथ्वी का वर्णन वर्णन लंबाई एवं चौड़ाई में किया है, लंबाई तथा चौड़ाई में किया है, याद रखिएगा। किया है, ये याद रखिएगा। ये सेंटेंस आपसे पूछा जाता है, ये सेंटेंस तो याद रखिएगा। मैंने पृथ्वी का वर्णन, जो इनकी बुक थी द ए बुक ऑफ रूट एंड रिल्स, इसमें इन्होंने लिखा है कि मैंने पृथ्वी का वर्णन लंबाई तथा चौड़ाई में किया है। ये प्रस्तावना, याद रखिएगा इसको, ये प्रस्तावना, याद रखिएगा। प्रस्तावना में, इस बुक के प्रस्तावना में इन्होंने ये लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। मैं ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बताता हूं, लेकिन हाँ, ये जरूर लिख देता हूं कि इनकी खास खास चीजें हैं, लेकिन ये भी आपको बता देता हूं। हाँ, अब देखिए, इसके अलावा और कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, ये मैं आपको बता देता हूं इसमें। और कौन कौन सा बुक इनके द्वारा लिखा गया है, किताबें, बुक यहां पे मैं लिख देता हूं, कौन कौन सी बुक इन्होंने लिखी हैं। तो शेप ऑफ द अर्थ, याद रखिएगा, एक लिखा है शेप ऑफ द अर्थ, इनकी किताब है, इब्न हॉकल की, शेप ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का आकार, इसको कह सकते हैं पृथ्वी का आकार। लेकिन इसको किताब है, इसलिए हम इसका ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, शेप ऑफ द अर्थ याद कीजिए तो ज्यादा ठीक होगा। तो ये दूसरी किताब हो गई। अब तीसरी किताब, तीसरी इनकी जो किताब है, ये है कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, याद रखिएगा, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के देश, विश्व के देश। और मेरा मानिए तो सिर्फ इंग्लिश वाला ही याद रखिए, क्योंकि ये विश्व के देश पता नहीं एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। चौथा है ए बुक ऑफ रूट एंड रिल्स, जो मैंने, सॉरी, चौथा तो मैंने आपको बता ही दिया, सॉरी, तीन किताब है इनके, याद रखिएगा। हम्म। अब देखिए, अब देखिए, जो भी इन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसमें क्या था, उन्होंने जितने भी मुस्लिम देश हैं, चाहे उस समय मुस्लिम देश कोई भी रहा हो, इराक रहा हो, ईरान रहा हो, या फिर आप वहां पे देखेंगे कि जो भी मुस्लिम देश था या साम्राज्य था या फैला हुआ था, उसकी सीमाएं इन्होंने निश्चित की थी। तो यहां पे आप एक सेंटेंस लिख दीजिएगा कि उसने उसने प्रत्येक मुस्लिम देश, प्रत्येक मुस्लिम देश
उसने प्रत्येक मुस्लिम देश की सीमाएं निर्देशित की थी। सीमाएं निर्देशित की थी। निर्देशित की थी का मतलब एक तरह से निश्चित किया था। निश्चित किया था, याद रखिएगा। और साथ साथ वहां की नदियों के बारे में, वहां के जलाशयों के बारे में, वहां के संसाधन के बारे में, तथा वहां जो कर लगाया जाता है उसके बारे में उल्लेख किया था। तो साथ साथ याद रखिएगा, यहां लिख लीजिए, साथ साथ वहां की नदियां, जलाशय, जलाशय का मतलब होता है झील या लेक, नदियां, जलाशय, मार्ग, संसाधन तथा वहां लगने वाले कर का भी उल्लेख किया था। तथा वहां लगने वाले कर का भी, लगने वाले कर का भी उल्लेख किया है। उल्लेख या उल्लेख किया है, किया था उन लोगों ने। ठीक है। हम्म हम्म। दूसरा याद रखिएगा, ये तो आपका, याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। तो ये पूछा जाता है कि कौन से अरब भूगोलवेता ने मुस्लिम देशों पर लगने वाले कर के बारे में भी जिक्र किया है, इब्न हौकल। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाता है कि कौन से भूगोलवेता ने, हाँ, कर के बारे में उल्लेख किया है। उसके बाद कौन से भूगोलवेता है मुस्लिम देशों की सीमाएं निर्देशित की थी। तो याद रखिएगा, यहां पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। समझ गए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आप जानते हैं रूट एंड रिडल्स सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, और ये दोनों किताब, और आप जानते हैं किताब हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो किताब को तो आप याद ही कर जाइए। याद रखिएगा, किताब को तो आपको याद ही कर जाना है। ठीक है, समझ गए? इसके अलावा एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन है, अकेला भूगोलवेता था ये जिसने कृषि उत्पादों का भी वर्णन किया है। हाँ, अकेला भूगोलवेता, याद रखिएगा, अकेला भूगोलवेता जिसने कृषि उत्पादों के कृषि उत्पादों के चित्रण प्रस्तुत किए हैं। याद रखिएगा, कृषि उत्पादों के चित्रण प्रस्तुत किए हैं। याद रखिएगा, कृषि उत्पादों के चित्रण प्रस्तुत किए हैं। हम्म अब देखिए, इन्होंने क्या किया, यूरोप का भी वर्णन किया है। हम्म यूरोप में कहां का वर्णन किया है? यूरोप का भी वर्णन किया है। याद रखिएगा, यूरोप का भी इन्होंने वर्णन किया है। तो जो डिस्क्रिप्शन है या एक्सप्लेनेशन है, और यूरोप के वर्णन में कुछ चीजें खास बताई हैं। अब क्या क्या खास बताई हैं? तो पहला नंबर, उनका कहना था कि कैस्पियन सागर का उत्तरी सागर से कोई संबंध नहीं। तो याद रखिएगा, इससे पहले लोग मानते थे कैस्पियन,
सागर का उत्तरी सागर से कोई संपर्क नहीं है, उत्तरी सागर से कोई संपर्क नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। दूसरा, दूसरा याद रखिएगा, यूरोप एक द्वीप है, यूरोप एक द्वीप है। उनका कहना था यूरोप एक द्वीप है। अब उस समय तो आप नहीं जान सके थे कि यूरोप कटा हुआ पार्ट नहीं है। उस समय द्वीप का जो परिभाषा था लोग कहते थे वो अलग तरह से था। तो याद रखिएगा, यूरोप एक द्वीप है, उनका कहना था। तीसरा इनका कहना था कि अफ्रीका का लाल सागर से निकट का संबंध है, अफ्रीका का लाल सागर से, लाल सागर से निकट का संबंध है, निकट का संबंध। ठीक है, ठीक है, यूरोप का वर्णन इन्होंने इस तरह से किया है। तो बस इब्न हॉकल के बारे में बस इतना ही आपको जानना है इससे। हम्म। हम्म। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अब दूसरे ज्योग्राफर में। दूसरे ज्योग्राफर में अब इनका नाम था अल मसूदी। तो अब आते हैं अल मसूदी। अल मसूदी देखिए, अल मसूदी। अल मसूदी के बारे में। हम्म। हम्म। अब एक तरह से अगर हम देखें इनका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड है, याद रखिएगा, ये संभावित टाइम पीरियड है इनका। संभावित का मतलब है कि इनकी जो मृत्यु हुई है ये 956 एडी में हुई है। तो हम मान के 9896, किसी किसी किताबों में उल्लेख है 956 एडी के बीच इनको हम कह सकते हैं। तो 896 एडी से 956 एडी, याद रखिएगा। अब इनको अरब का हेरोडोटस कहते हैं, याद रखिएगा, इनको अरब का हेरोडोटस कहते हैं। इन्हें अरब का, अरब जगत का हेरोडोटस, याद रखिएगा, हेरोडोटस। हेरोडोटस बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने ऐतिहासिक भूगोल या इतिहास
का जन्मदाता भी कहते हैं, फादर ऑफ ज्योग्राफी, और भूगोल के क्षेत्र में भी इनका काम कई ज्यादा है। अरब जगत का इनको हेरोडोटस कहा जाता है। समझ गए? हम्म हम्म अब ये थे कौन? तो याद रखिएगा, ये प्रमुख लेखक थे, प्रमुख लेखक थे, इतिहासकार थे, इतिहासकार इतिहासकार थे, तथा विश्व विश्व यात्री कह सकते हैं, ट्रैवलर कह सकते हैं। बहुत सारे देशों का भ्रमण किया है। और इनका योगदान कहाँ कहाँ है, मैं आपको बता देता हूं। योगदान अगर आप देखेंगे तो अल मसूदी का जो योगदान है इतिहास में तो है ही है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अरब जगत का हेरोडोटस कहते हैं, तो इतिहास तो होगा ही होगा। उसके बाद भूगोल में योगदान है इनका काफी, जैसे मानसून उनसून को समझाने का काम किया है। ब्रह्मांड उत्पत्ति, ब्रह्मांड उत्पत्ति यानी यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में भी कई कई सारी चीजें इन्होंने बताई है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान में भी इनका योगदान है, याद रखिएगा। जलवायु विज्ञान में, समुद्र विज्ञान में भी इनका योगदान है। समुद्र विज्ञान, याद रखिएगा, समुद्र विज्ञान में भी काफी योगदान है। उसके बाद जो फिजिकल ज्योग्राफी में भू आकृति विज्ञान है, उसमें भी इनका बहुत ही योगदान है। और इसके अलावा इस्लामिक विधियां कुछ उस समय व्याप्त थी, उनको आगे बढ़ाने का भी श्रेय इनको जाता है। तो इन सब चीजों में इनका योगदान है। अब मैं आपको बता दूं कि इस पेज में आपको यहां पे ध्यान केंद्रित करना है। हेरोडोटस यानी अरब जगत का हेरोडोटस कहते हैं इनको। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन, अरब जगत का हेरोडोटस इनको कहते हैं। समझ रहे हैं? अब इनकी जो पुस्तक है, ये कौन कौन सी पुस्तक है, इसको जरा देखिए। इनकी कौन कौन सी पुस्तक है, ये देखिए। कौन कौन सी पुस्तक, ये बहुत जरूरी है। पुस्तक देखिए, इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, इसको देखिए। मुराज अल दहाब, याद रखिएगा, ये पहली जो पुस्तक है, ये कई बार मुराज अल दहाब, मुराज अल दहाब, याद रखिएगा। मुराज अल दहाब, इस पुस्तक को छोड़कर अधिकतर किताबें इनकी विलुप्त हो गई थी। तो यहां पे ये लिख दीजिए, इस पुस्तक को छोड़कर छोड़कर सभी किताबें विलुप्त हो गई थी। सभी किताबें विलुप्त हो गई थी, याद रखिएगा, विलुप्त हो गई थी। इस पुस्तक को छोड़कर सभी किताबें विलुप्त हो गई थी। दूसरा जो इनका किताब है, ये कौन सा किताब है? तो किताब अल तन्म वल इसराफ। इसके अलावा एक और किताब पहले लिख लीजिए, किताब अल तन्भ, तन्भ भौ है ये, वल इसराफ, वल इसराफ, इसराफ। तीसरा किताब है किताब अल औसत, किताब अल औसत। आप लोगों को थोड़ा सा ये जरूर लग रहा होगा कि ये सब फैक्चुअल है, याद करना पड़ेगा। किताब अकबर अल जमाव,
किताब अकबर अल जमाव। याद रखिएगा, किताब अकबर अल जमाव। समझ गया। अब अगर आपसे मैं कहूं कि अगर आप ग्रेड 1 2 का एग्जाम दे रहे हैं तो सबसे ज्यादा आप फोकस कीजिए दो किताब पे। एक जो सबसे ज्यादा बार स्कॉलर को मिली और पढ़ी गई, क्योंकि यही बची थी, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया है कि मुराज अल दहाब ये किसकी हम्म किताब है। और दूसरा किताब अल औसत। याद रखिएगा, किताब अल औसत। तो एक इंपॉर्टेंट वो है और एक इंपॉर्टेंट ये है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो किताब आप लोगों को याद रखना है, एक मुराज अल दहाब और एक किताब अल औसत। ये दो किताब आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए, इनके द्वारा कुछ कथन दिए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कौन से कथन थे? हम्म कथन देखिए, इनका कथन क्या क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे स्टेटमेंट पूछा जाता है ना, कि कथन इनका था, कहना था कि कुलीन व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक है कि वह विश्व भ्रमण करें। तो ये पूछा जाता है कुलीन व्यक्तियों के लिए। कुलीन व्यक्ति का मतलब क्या होता है? जो संभ्रांत हैं, जो धनी लोग हैं, रिच मैन हैं, उनके लिए। कुलीन व्यक्तियों के लिए आवश्यक है कि वह विश्व भ्रमण करें। याद रखिएगा, कहाँ? तो विश्व भ्रमण, वर्ल्ड टूर करें, भ्रमण करें। तो ये इनका एक कथन था। ये काफी ये ये भी हुआ था। तो ये कथन याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है अल मसूदी का। तो याद रखिएगा, अल मसूदी का ये भी कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अल मसूदी का और क्या क्या है, तो याद रखिएगा। क्लाइमेट्स में उनका योगदान बहुत ज्यादा है। क्लाइमेट में आप देखेंगे उनका हम्म हम्म ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मानसून शब्द, ये जो मानसून है, मानसून शब्द जिसका मतलब होता है, याद रखिएगा, मानसून शब्द, ये शब्द या इसके पूरे पैटर्न को समझाने का काम किसने किया था? तो अल मसूदी के द्वारा ये दिया गया टर्म है, अल मसूदी। अब मानसून शब्द का मतलब है पवनों का वर्ष में पूर्णतः प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन, पूर्णतः प्रत्यावर्तन। इसका मतलब होता है कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड इन ए ईयर। कंप्लीट रिवर्सल ऑफ विंड, रिवर्सल ऑफ विंड इन ए ईयर। ठीक है, इसका मतलब समझिए क्या है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है। सन कभी यहां जाता है, कभी यहां, पृथ्वी के झुकाव के कारण सन नहीं जाता, इसकी पैरेलल किरण जाती है। तो इसका मतलब जिधर गर्मी बढ़ती है उधर लो प्रेशर होगा, जिधर लो प्रेशर होगा उधर ही पवन का रुख होता है। तो व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड कभी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट चलती है, और जब सन नीचे आ जाता है दिसंबर में तो लो प्रेशर यहां हो जाता है। तब क्या होगी? सन
ये जो सारी पवन है नीचे की तरफ भागेगी, तो इसका मतलब 6 महीनों में एक कंप्लीट, ये सॉरी, एक वर्ष में एक कंप्लीट साइकिल चलता है। जैसे 6 महीने साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और अगले 6 महीने फिर नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की इन पवन को मानसूनी पवन का नाम दिया गया, क्योंकि ये वर्ष में कंप्लीट साइकिल रिवर्सल करती है। और ये रिवर्सल तो आप जानते ही हैं, ये रिवर्सल किसके कारण होता है? तो सन के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण होता है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चंस को आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है। तो ये मानसून शब्द की उत्पत्ति का चर्चा, या मानसून शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो अरबियन वर्ड है, अल मसूदी ने इसका जिक्र किया था, मानसून शब्द का जिक्र किया था। तो ये आपको जानना चाहिए। समझ गए ना? यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। अब चलिए, कुछ और चीजें हैं जिसको इन्होंने बताया था। क्या था? तो कुछ पॉइंट में लिख लीजिए। जैसे इनका कहना था कि अरब सागर सबसे बड़ा सागर है। इनका कहना था कि अरब सागर सबसे बड़ा सागर है, सबसे बड़ा सागर है। अरब सागर को माना था इन्होंने सबसे बड़ा सागर है। उसके अलावा उनका कहना था कि जो समुद्र का तल है ना, ये वक्रित है। समुद्र का तल वक्रित तल है, वक्रित है, वक्रित तल है। ठीक है? कैसा है? वक्रित तल है, वक्रित। ठीक है। हम्म। दूसरा, उस समय नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की खोज तो हुई नहीं थी। तो इनका कहना था कि जो जापान है, जैसे आज हम कहते हैं ना उगता हुआ सूरज का देश, तो सबसे पूरब में कौन सा देश है? जापान। इन्हीं का कहना था कि जापान पूर्वी विश्व का छोर है। पूर्वी विश्व का छोर, पूर्वी विश्व का छोर। अब समझ लीजिए, इस समय ये बात किसी ने नहीं बताया था। जापान पूर्वी विश्व का छोर है, तथा एटर्नल द्वीप, याद रखिएगा, तथा एटर्नल द्वीप, एटर्नल द्वीप जो आप देखते हैं ब्रिटेन के आसपास, एटर्नल द्वीप पश्चिमी छोर बताया इसको। पश्चिमी विश्व का छोर है, विश्व का छोर है। छोर का मतलब अंतिम जो पॉइंट है, या अंतिम जो क्षेत्र है, वो याद रखिएगा। तो जापान और एटर्नल द्वीप के बारे में बताया है। इसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सागर में पहुंचने वाला जो लवण है, उसको सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि ये स्थल से ही प्राप्त होता है। याद रखिएगा। तो समुद्र में पहुंचने वाला लवण, समुद्र में पहुंचने वाला लवण, याद रखिएगा, पहुंचने वाला लवण, या सॉल्ट जिसको कहते हैं आप, लवण, वह स्थलीय भाग से ही पहुंचता है। स्थलीय भाग से पहुंचता है। इसका मतलब है कि समुद्र के लवणता का स्रोत क्या है? स्थल है। लवणता का स्रोत स्थल है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, यानी डिफरेंट एग्जाम है जो आप लोग देते हैं, वो कई बार इसको उठाया गया है। ठीक है? तो एक तो हो गया मानसून का विस्तृत वर्णन, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानसून का विस्तृत वर्णन इन्होंने किया था। विस्तृत वर्णन, याद रखिएगा, इन्होंने किया था। समझ रहे ना? हम्म। अब देखिए, इनका भी क्या मानना था
कि जितने भी छोटे छोटे समुद्र है ये मुख्य महासागर से जल प्राप्त करते हैं। तो एक यहां पर लिख लीजिए कि विश्व चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, विश्व चारों तरफ से। अब उस समय तो उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका की खोज ही नहीं हुई थी, तो विश्व चारों तरफ से समुद्र से, या इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रमुख महासागर से घिरा है, प्रमुख महासागर से घिरा है, प्रमुख महासागर से घिरा है, घिरा है। विश्व चारों तरफ से प्रमुख महासागर से घिरा है। अन्य जो महासागर हैं, अन्य जो सागर अथवा महासागर हैं, वो उसी से जल प्राप्त करते हैं। अन्य सागर अथवा महासागर उसी से जल प्राप्त करते हैं, उसी से जल प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा, उसी से जल। तो विश्व चारों तरफ से प्रमुख महासागर से घिरा है। अन्य सागर महासागर, अन्य सागर हो या महासागर हो, अवलिख दिया है हमने, महासागर उसी से जल प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब देखिए, उनका कहना था कि जो अरब राष्ट्र है, क्योंकि उस समय जो मैप आप देखेंगे, यहां से आगे चलते हैं, उस समय का मैप अगर आप देखेंगे तो उनका कहना था कि जो अरब के जितने भी सारे राष्ट्र हैं, अरब राष्ट्र तथा चीन सागर के बीच में, तथा चीन सागर, चीन सागर के मध्य, देखिए, अरब राष्ट्र यानी जहां अरब भूगोलवेताएं, या आप क्या कहते हैं इसको, बैतुल हिकमा या बगदाद शहर था, वहां उस राष्ट्र को ले लें, और चीन सागर जहां जापान है कि मध्य, उन्होंने कहा कि ये और भी सागर हैं, और इसकी संख्या लगभग उन्होंने बताई थी कि 7 हैं प्रमुख, तथा अरब राष्ट्र तथा चीन सागर के मध्य 7 सागरों की चर्चा उन्होंने की थी, 7 सागरों की चर्चा। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस समय वो प्राचीन नाम के रूप में थे। तो प्राचीन नाम और नए नाम के रूप में इस क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, याद रखिए। तो पहला कौन था, तो याद रखिएगा, जो फारस की खाड़ी, इसको फारस की खाड़ी ही कहते थे पहले भी। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ पर्सियन कहते हैं ना, फारस की खाड़ी। एक तो गल्फ ऑफ पर्सियन था, गल्फ ऑफ पर्सियन। दूसरा है लारेवी सागर, जिसको सिंधु से कन्याकुमारी तक मानते थे, लारेवी सागर, लारेवी सागर, सिंधु से लेकर कन्याकुमारी तक, सिंधु से कन्याकुमारी, यानी सिंधु कौन है, सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी जहां गिरती है वहां से कन्याकुमारी। तो एक तरह से लारेवी सागर कौन सा सागर है वर्तमान में, तो इसको हम अरब सागर कह सकते हैं, लारेवी सागर को अरब सागर। ये इसी की तरफ इशारा करता है। तीसरा कहते थे हरकेंद्र सागर, हरकेंद्र सागर जो वर्तमान में, ये देखिए, हरकेंद्र सागर किसको कहते थे, जो वर्तमान में बंगाल की खाड़ी है ना, उसको कहते थे, बंगाल की खाड़ी को, याद रखिएगा, क्या कहते थे, हरकेंद्र सागर के नाम से उस समय जानते थे। उसके बाद मलक्का सागर आप देखते हैं ना, इंडोनेशिया के पास आप देख रहे हैं, मलक्का जो जल संधि है, वहां सेलाहे सागर इसका नाम दिया था, सेलाहे सागर, याद रखिएगा, सागर, इसको मलक्का सागर लिख सकते हैं, मलक्का सागर, याद रखिएगा, ये क्या है, मलक्का सागर है। उसके बाद आप कहते हैं ना श्याम की खाड़ी, श्याम की खाड़ी आप देखेंगे उधर थाईलैंड वियतनाम के पास देखेंगे, उसको कहते थे केदरेंद्र, केदरेंद्र सागर, केदरेंद्र सागर, इसको श्याम की खाड़ी, गल्फ ऑफ श्याम, श्याम की खाड़ी, ठीक है।
गल्फ ऑफ सियाम। और सेजिका सागर चीन सागर को कहते थे, सेजिका, सेजिका सागर। कभी कभी ये प्राचीन और नए तो पूछे जाते हैं एग्जाम में, चीन सागर को कहते थे। बचा एक सेफ सागर, सेफ, सेफ सागर। उस समय जो वियतनाम, वियतनाम का क्षेत्र है, वियतनाम, वियतनाम से लेकर कोचीन तक की अगर बात करें तो उस समय वियतनाम से कोचीन के मध्य वाला पार्ट्स ये लोग कहते थे कि ये सेफ सागर है। समझ गया? इसके अलावा अब देखिए, तो ये कितने हो गए, 7 सागरों का उन्होंने जिक्र किया था, अल मसूदी। ठीक है, 7 सागर है। हम्म। इसके अलावा कुछ और चीजें देखिए, कुछ और चीजें क्या बताई थी उन्होंने, तो उनका कहना था कि आमू दरिया अरल सागर में गिरती है। आमू दरिया और सर दरिया के बारे में आप जानते हैं ना। आमू दरिया नदी, आमू दरिया नदी, ये आमू दरिया नदी अरल सागर में अपना पानी गिराती है, अरल सागर में गिरती है। ये एक स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है, एक फैक्ट है, याद रखिएगा। दूसरा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंध महासागर या अटलांटिक ओशियन को, अंध महासागर को किसने हरा सागर नाम दिया था? अंध महासागर को हरा सागर उन्होंने नाम दिया था, हरा सागर नाम दिया, हरा सागर नाम दिया। तथा उनका कहना था कि अंध महासागर तथा हिंद महासागर आपस में जुड़े हुए हैं, तथा यह हिंद महासागर से जुड़ा है। हिंद महासागर, ये तो गलत ही है। समझ गए? ये तो गलत उन्होंने कहा था कि अंध महासागर, हरा सागर तो है, लेकिन मान लीजिए ठीक है, यह हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। हम्म। दूसरा, आप देखेंगे कि एक कथन उन्होंने दिया था जहां से हम कह सकते हैं भू आकृतिक चक्र की एक बू आती है। ये क्या था? इनका कहना था कि जहां अभी समुद्र है वहां जरूरी नहीं कि पहले भी समुद्र रहा हो, और इनका यह भी कहना था कि जहां अभी भूमि है वहां ऐसा जरूरी नहीं कि पहले भी भूमि रही हो। इसलिए यहां पे इस कथन को आप लिख सकते हैं। उनका कहना था कि पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है, पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, पृथ्वी पे ऐसा कोई स्थान नहीं है जो सदैव, जो सदैव जल से आवृत रहता हो, जल से आवृत रहता हो। समझ गए? जो जल से आवृत रहता हो, तथा ऐसा भी नहीं है, तथा ऐसा भी नहीं है कि कोई भूमि सदैव भूमि रही हो, कि कोई भूमि सदैव भूमि रही हो, सदैव भूमि रही हो। समझ गए? तो पृथ्वी पे ऐसा कोई स्थान नहीं है जो सदैव जल से आवृत रहता हो,
तथा ऐसा भी नहीं है कि कोई भूमि सदैव भूमि रही हो। तो ये एक तरह से क्या है, ये आप जान रहे हैं ना, एक तरह से भू आकृतिक चक्र की तरफ इशारा करता है। अब देखिए, अब अगर मैं कहूं कि जो प्रादेशिक भूगोल है उसमें इनका योगदान है। अब प्रादेशिक भूगोल में देखिए क्या क्या योगदान है। प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी, प्रदेश का अध्ययन, कहां तक के प्रदेश का उन्होंने अध्ययन किया है, इसको देखिए। देखिए इनका कहना था कि जो हम्म अब देखिए इनका कहना था कि जो आवासीय विषय है भाषा के अनुसार, याद रखिए, भाषा के अनुसार इन्होंने आवासीय विश्व को, जहां लोग बसते हैं, आवासीय विश्व को याद रखिएगा 7 राष्ट्रीयता में बांटा था। 7 कितने, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी में बांटा। तो पूछा जा सकता है कि अल मसूदी ने भाषा के आधार पे विश्व में कितने आवासीय स्थल बताए हैं। तो 7 बताए हैं, याद रखिएगा। कौन कौन थे ये, तो पहला पर्सियंस, पर्सियंस वाला क्षेत्र। दूसरा चाल्डिया जो लोग रहते थे, जो चेल्डियंस, चेल्डियंस, चेल्डियंस वाला क्षेत्र। उसके बाद जहां यूनानी बस्ती थी, तो ये एक यूनानी जो क्षेत्र है वो था। उसके बाद मिस्र और लीबिया वासी को एक में ही शामिल किया है, क्योंकि उस समय यही महाद्वीप खोजे गए थे, मिस्र अथवा लीबिया वासी, जो अफ्रीका के लोग थे, लीबिया वासी। ठीक है। पांचवा तुर्क। छठा हिंदू। और सातवां चीनी। चीनी। तो भाषा के आधार पर याद रखिएगा उनका कहना था कि जो आवासीय विश्व है उसको 7 भागों में आप बांट सकते हैं, यानी भाषा के अनुसार। प्रादेशिक भूगोल में इनका योगदान। हम्म यहां तक ठीक है। अब देखिए, एक तरह से कह सकते हैं कि अल मसूदी क्या था, नियतिवादी था या संभववादी था। तो शुरू के जितने भी लोग थे वो नियतिवादी थे, याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने मानव पर पर्यावरण के प्रभाव को के प्रभाव का अध्ययन किया था।
और जलवायु का मस्तिष्क पे, मानव के शरीर पे जो प्रभाव है उसको भी बताया था। तो इसका मतलब वो नियतिवादी थे। नियतिवादी का मतलब है कि डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक का मतलब होता है कि मानव कि सभी चीजों पे पर्यावरण का नियंत्रण है। इसलिए पहले जो प्राचीन भूगोलवेता थे उनमें मैक्सिमम लोगों को आप देखेंगे कि ये सब नियतिवादी थे। बाद में फ्रांस जो स्कूल डेवलप्ड हुआ उसने पॉसिबिलिस्टिक या संभववादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। आगे मैं देखूंगा उस चीज को, लेकिन यहाँ अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अभी तीसरी से सॉरी हम अभी 8वीं से 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी के बीच का अभी बात कर रहे हैं कि भूगोल का डेवलपमेंट उस समय कैसे हुआ था। हम्म। हम्म। तो यहां तक याद रखिएगा। अब देखिए, अब कुछ भौतिक भूगोल में उनका योगदान क्या था। देखिए, भौतिक भूगोल, ठीक है, भौतिक भूगोल में भी उनका योगदान था। हम्म। अब इनका कहना था कि भू आकृति के विकास में, याद रखिएगा, भू आकृति के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है। नदियों का महत्वपूर्ण योगदान है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण योगदान है। जो आप देखेंगे बाद में चलकर डेविस ने अपर्दन चक्र दिया था, उसकी व्याख्या अल मसूदी ने पहले भी करी थी। उनका कहना था कि डिफरेंट जो स्थलाकृतियां विकसित हुई हैं ये नदियों के कारण विकसित हुई हैं। तो भू आकृति के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उन्होंने अपर्दन चक्र के बारे में और उसकी भूमिका पर की प्रशंसा की थी। अपर्दन चक्र तथा उसकी भूमिका का वर्णन प्रस्तुत किया था। तो अपर्दन चक्र पहले से भी डिस्कस किया जाता रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना अपर्दन चक्र, और इसी आधार पे उन्होंने, जो मैंने आपको पहले बताया कि उनका कहना था कि जो वर्तमान अभी समुद्र है, ऐसा जरूरी नहीं कि पहले भी समुद्र रहा हो, और जहां स्थल है जरूरी नहीं कि पहले भी वहां स्थल रहा हो। तो आज अलमसूदी तक ही रहने दीजिए, फिर इसके आगे हम जो ये सीरीज है अरब भूगोलवेताओं का, उसको 2 क्लास में या 3 क्लास में कवर करेंगे। अरब भूगोलवेता के समाप्ति के बाद फिर आधुनिक भूगोल या खोज और अन्वेषण काल शुरू होता है, और उसके बाद विचारधारा डेवलप होती है। द्वैतवाद आता है। द्वैतवाद का मतलब है कि विचारों की, कुछ विश्व के कुछ लोग एक विचार को फॉलो करते हैं, दूसरे दूसरे विचार को फॉलो करते हैं, और इन दोनों में ही लड़ाई होती है कि भूगोल को कैसे आगे ले जाया जाए, भूगोल में कौन सा विषय वस्तु को ज्यादा फोकस किया जाए। क्या प्राकृतिक जो फिजिकल भौतिक भूगोल है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए, या मानव के साथ संबंध और उस पर पड़ने वाले प्रभाव को ज्यादा देखा जाए, मानव की जीवन चर्चा और जो प्रभावित हो रही है उसका आर्थिक तंत्र है उसको लाया जाए, या
भौतिक भूगोल को लाया जाए। तो ये एक सामग्री का इशू है, आगे देखेंगे, बहुत सारी विचारधारा आएगी। अगस्त कामते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हैं, उन लोगों ने क्या कहा कि भूगोल को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में पूरा ये चलता रहेगा आगे। तो आज की क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।